इस पार्ट में हम बात करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ की। बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए है करंट एलिमेंट से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब पहले हमें समझना होगा करंट एलिमेंट क्या है। एक करंट कैरिंग वायर का छोटा सा पार्ट, ठीक है, डीएल डिफरेंशिएटेड पार्ट, जिसके अंदर करंट हो आई। अब है क्या भाई, हमें करंट फ्लो कराना है तो हमें कुछ तो लेंथ चाहिए होगी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को फ्लो कराना है, तो इस टुकड़े को हम डीएल कहेंगे, और ये डीएल आगे जुड़ते 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 पूरी लेंथ बना लेगा एल। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये पूरी लेंथ एल दे देगा, ठीक है। तो वो कह रहा है बायोट-सावर्ट लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड आप करंट एलिमेंट की निकाल लो, उसके हिसाब से उसमें चीज़ें देख लो, उसके बाद किसी भी लेंथ की निकालनी हो उसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे डी बी, वो सबसे पहले तो डिपेंड करेगी इस करंट एलिमेंट पे, आई डी एल पे, ठीक है। अब देखते क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो ये आपका करंट एलिमेंट है, ये। अब इस करंट एलिमेंट में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसमें एक तो करंट आ गया, एक वो लेंथ आ गई डी एल लेंथ। उसके बाद जो चीज़ आती है वो पॉइंट आएगा कहाँ पे, वो यहाँ आएगा पॉइंट या यहाँ आएगा पॉइंट, वो पी पॉइंट यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस, उसके बाद वो पी पॉइंट यहाँ होगा या नीचे होगा या ऊपर होगा, मतलब उसका एंगल, ये, ठीक है। अब इस एंगल को साइन थीटा से दिखाया हमने, क्यों? अगर मैं इस करंट एलिमेंट को आगे एक्सटेंड करूं और इस तरीके से ट्राइंगल बनाऊं तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, और परपेंडिकुलर होता है मिनिमम डिस्टेंस, याद रखना, परपेंडिकुलर होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो ये इस आर का मिनिमम डिस्टेंस निकाल देगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये साइन थीटा आर का साइन थीटा है, ठीक है। चलो, तो ये साइन थीटा क्यों लिया? क्योंकि मुझे एंगल चाहिए था। अब ज़रा इस बात पे ध्यान दो, अगर करंट एलिमेंट ये है और मैं आपसे पूछूं पॉइंट ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ये बोलना है कि भाई यहाँ पर एंगल तो बहुत छोटा है। जितना छोटा एंगल साइन का उतनी वैल्यू छोटी। यहाँ थोड़ा बड़ा है, ये देखो ये एंगल छोटा, ये थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, ये एग्जैक्ट 90 पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका मतलब बिल्कुल इसके सामने होगा, तो पहली बात डिस्टेंस सबसे कम होगा। डिस्टेंस सबसे कम होगा तो उस जो ऊपर आर स्क्वायर बताया था उसके हिसाब से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो और यहाँ आ जाते हो, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, यहाँ थीटा होगा 0 डिग्री, यहाँ थीटा होगा 90 डिग्री, और यहाँ थीटा होगा 180 डिग्री। यानी कि करंट एलिमेंट के एक्सियल पोजीशन पर करंट एलिमेंट की एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इस बात को ध्यान रखना, करंट एलिमेंट की एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि थीटा वहाँ पे 0 या 180 होगा। इस बात पे ध्यान देना, ठीक। तो ये भी बता दिया हमने आपको। और मैक्सिमम का होगी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पे थीटा 90 होगा और आप जानते हो साइन 90 मैक्स होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो, अब तो हमारे को यहाँ से जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला? वो हमें मिला ये डी बी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल यानी कि करंट एलिमेंट साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर हमें जो कांस्टेंट मिलता है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस बात को समझो। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई है बायट-सावर्ट लॉ के हिसाब से। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन जब मैक्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी। ये बातें बताई हमने, ठीक है। इसके बाद एक बारी आती है इसकी कुछ चीज़ों को समझने की, ज़रा ध्यान देंगे। जैसे ये म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। उसी तरीके से जिस तरीके से होती थी परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स से परमिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से परमिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर परमिएबिलिटी बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, वहाँ पर परमिटिविटी बढ़ती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती थी, ठीक है। दोनों ही किसके कांस्टेंट है? मीडियम के कांस्टेंट है। ये मीडियम के कांस्टेंट है। किस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे ये म्यू नॉट क्या है, तो ये है परमिएबिलिटी किस मीडियम की? वैक्यूम की। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7। ध्यान रखना, इनकी यूनिट्स वगैरह भी हम निकालते हैं। तो अब हमने कहा कि ये जो फॉर्मूला निकाला हमने मैग्नेटिक फील्ड का, ये कुछ वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली थी हमने, यानी कि कोलम्बिक फोर्स निकाली थी। तो एनसीईआरटी कहती है बायट-सावर्ट लॉ में और बायट-सावर्ट लॉ से निकाली गई मैग्नेटिक फील्ड में और कूलम्ब्स लॉ से निकाले गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। एक, दोनों की दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानती है। देखो, बोथ आर लॉन्ग रेंज, दोनों लॉन्ग रेंज है, सिंस बोथ डिपेंड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड इन बोथ। देखो, पहला पॉइंट तो यह है दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानती है। दूसरा पॉइंट ये है दोनों में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है। इन दिस connection, note that the magnetic field is linear. Magnetic field is linear in the source ideal as just electrostatic field is linear in its source. Magnetic field ideal पे और वो linear होती है source से। source वहाँ पर कौन था? चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है आइडियल पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है चार्ज पर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है आई डी एल पर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है एक स्केलर सोर्स से, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है वेक्टर सोर्स से। ये एक डिफरेंस है आइडियल से, ये डिफरेंस है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है स्केलर सोर्स से और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है वेक्टर सोर्स से। इस बात पे ध्यान देना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होती है, ज्वाइन करती है ज्वाइन द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड करंट एलिमेंट। इसको हम समझाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी समझाता हूँ मैं इसको पीछे एक फिगर के साथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मान लो ये डिफरेंस है इनका, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकलेगी, उससे सेम एक्सिस पे एक्सियल। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकलेगी? परपेंडिकुलर।
ठीक, इस बात को बताया गया इसमें। फिर मैं पढ़ देता हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड फील्ड। जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है सोर्स और फील्ड को, उसी के अलोंग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है। चौथा पॉइंट, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायट-सावर्ट लॉ विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पर एक एंगल डिपेंडेंस होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में नहीं है। इसमें बायट-सावर्ट लॉ में एक एंगल डिपेंडेंस है, वो क्या है, साइन थीटा, लेकिन उसमें नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल चेंज करने पर वैल्यू जीरो हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती। और एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्फिनिटी तक, थियोरेटिकली इन्फिनिटी तक चलती रहती है, धीरे धीरे मिनिमाइज होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, इस बात को समझो। ये जो नीचे बात लिखी है, नीचे जो बात लिखी है उसको मैं समझा देता हूँ आपको, ये कहाँ से आई है। ये कह रहा है कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को और म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करूँ तो वो इसके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट जब खुलता है तो ये वैल्यू आती है सी स्क्वायर। देखो कैसे, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से मल्टीप्लाई किया और म्यू नॉट को 4 पाई से डिवाइड किया। किया क्या है, ये किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, वो है 4 पाई। ठीक है, अब ये चीज़ क्या बन गई, 10 की पावर -7, और ये चीज़ क्या बन गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10 की पावर 9, तो उसको 1 कर दें। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1/9 × 10 की पावर 16। ये 1/3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर है, मतलब 1/c स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू 1/c स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात और पता चली कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है लाइट की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप करंट एलिमेंट को जोड़ जोड़कर एक बड़ी वायर बनाओ। पहले तो ये करंट एलिमेंट समझो फिर से। ये करंट एलिमेंट है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ dl है, और ये एंगल पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट हो सकते हैं आपके जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जितना नज़दीक होगा पॉइंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, जितना दूर जाता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम। और आते आते अगर कहीं यहाँ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, यहाँ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इस करंट एलिमेंट से ख़त्म कहानी। तो करंट एलिमेंट और डीएल का रिलेशन बता दिया, उनके एंगल का रिलेशन बता दिया। अब मैं आगे बढ़ूँगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये छोटी छोटी लेंथ हम जोड़ के एक बड़ी लेंथ बना दे तो, देखो ये करंट एलिमेंट है, ठीक है, फिर एक ये करंट एलिमेंट है, फिर ये करंट एलिमेंट है, और जोड़ के हमने बना दी एक बड़ी लेंथ। अब इस लेंथ से कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जरा ध्यान देना। तो ये एप्लीकेशन बन गई बायट-सावर्ट लॉ की। फॉर्मूला वही लगेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन अब इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ पर निकालना है पी पॉइंट पर, तो ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो ये वो डी एल लेंथ है, तो इस डी एल लेंथ को हम यहाँ से जोड़ देंगे। ये डी एल लेंथ है, इसको यहाँ से जोड़ देंगे। ये 90 डिग्री है, यह है ए बी और एल।
ठीक, ये आर और ये भी आर। तो यहाँ पर ये है एंगल आपका फाई, ये छोटा फाई, और ये वैल्यू जहाँ पर भी जाके ऊपर मिलेगी वो बनेगा पूरा फाई वन ऊपर वाला, और नीचे वाला बनेगा फाई टू। ठीक, अच्छा, फाई वन फाई टू पता चल गया, फाई पता चल गया। एक यहाँ एंगल और देख लो आप, थीटा। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपका यही लगेगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर में हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और वैल्यू जो निकालेंगे हम इसको सॉल्व करके वो ये आएगी एक स्ट्रेट वायर के लिए। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय एक्स साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब यहाँ फाई वन और फाई टू दो एंगल है, वो कैसे दिखाई देते हैं? अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो एक इससे ऊपर जाता है, एक इससे नीचे जाता है। ठीक है, ये रहा पॉइंट। आगे देखते हैं। अब ये है आपका एंगल फाई वन और ये है आपका एंगल फाई टू। अब ये जो भी वैल्यू हो साइन फाई वन साइन फाई टू के हिसाब से रख दो। अगर ये पॉइंट इधर आया, इधर ऐसे, तो साइन फाई वन तो होगा, फाई टू जीरो हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट ऐसे आया तो फिर वही एक वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हुई, सिर्फ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए फाई वन फाई टू 90 हो जाएंगे, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस हिसाब से जो आंसर आएगा आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय एक्स, एक्स ये है याद रखना, 1 + 1। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय एक्स इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, और अगर मैं इस वायर का एक टुकड़ा लेता हूँ जो फाइनाइट है, देखो, और उस पर अलग अलग एंगल बनाता हूँ, तो वो एंगल कैसे हैं? मान लो ये वो फाइनाइट वायर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं। तो याद रखना यहाँ पर एंगल कितना होगा और यहाँ पर एंगल कितना होगा, 0 या 180। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि साइन 180 और साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, चलो एक चीज़ तो ये हो गई। अब एक आती है आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग सर्कुलर लूप। ये इनफाइनाइट लॉन्ग सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर से इस पॉइंट पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात, इसका ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये। अब बात को समझो, ये क्या है? ये x, ये a और ये r। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को हम खोलें इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी आपकी?
किसी पॉइंट P पर जो एक्सियल पोजीशन से और जो सेंटर से एक्सियल पोजीशन पर है, ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है आपका ये म्यू नॉट अपॉन ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर यहाँ पे इन्होंने रेडियस लिया, मैंने ए लिया, इन्होंने आर लिया, तो हम आर ही ले लेते हैं। चेक कर लेते हैं। ये देखो एनसीईआरटी ने ये आर लिया है, ये छोटा आर लिया है और ये एक्स लिया है, ठीक है। आ जाओ, अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कहाँ होगी? यहाँ होगी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताया भी था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर या रेडियल होती है और मैग्नेटिक फील्ड लीनियर, इस तरीके से उसी के एक्सिस पर। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक रिंग के लिए, और बहुत सारी रिंग होती तो फॉर n टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड आती n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर x 0 हो तो, अब आप पहले समझो, अगर ये x ना हो, यहाँ पर निकालना हो तो इसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग के सेंटर पे निकालना हो तो आप क्या करोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 एक्स तो है नहीं, आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको काट दो, अब बचा क्या? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2 आर की क्यूब। इसको काटने पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर। अब एक काम करो, n को बाहर कर दो, अगर n टर्न्स हो तो n लगाओ, एक ही रिंग हो तो ये फॉर्मूला लगाओ जिसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। n टर्न्स हो तो n म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। ये सेंटर पे, ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, इस पे ध्यान रखना। अब एक बार एनसीईआरटी खोल लेते हैं फिर से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। ये देखो, ध्यान क्या रखना है? एक तो इस बात का ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो यहाँ होती एक्सियल, ठीक। ठीक है, अब हम कुछ डायरेक्शन के रूल समझेंगे। डायरेक्शन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। मान लो एक करंट कैरिंग वायर है जो आपने हाथ में होल्ड कर रखी है, अपने हाथ में राइट हैंड में होल्ड कर रखी है, तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन देगा करंट की, और जो आपकी फिंगर्स होगी जो कर्ल करेंगी वो डायरेक्शन देंगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। बात को समझना, थंब डायरेक्शन दे रहा है करंट की और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसकी देगी?
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी आपके चारों फिंगर्स। अब फिंगर इस तरीके से घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी कि करंट की डायरेक्शन को नीचे कर दूं, तो क्या होगा, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहता है थंब के पकड़ने पर पता चलता है, करंट के जब करंट थंब को होल्ड करता है तो उससे पता चलता है कि डायरेक्शन किस तरीके की है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। इसी को मैं नीचे साइड में देख रहा हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ क्या हो रहा है, मतलब इस करंट कैरिंग वायर के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप कहोगे भैया यहाँ तो करंट निकल कर आ रहा है, तो इसको कह सकते हो आप कि बाहर आ रहा है। डॉट से हम आउटवर्ड डायरेक्शन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड डायरेक्शन डॉट से दिखाई जाती है, और अगर इनवर्ट जा रहा होता तो क्रॉस से दिखाई जाती है। इसे इनवर्ट डायरेक्शन कहते हैं। खत्म कहानी। अब अगर दूसरा केस देखो तो यहाँ पर आउटवर्ड ये है और इनवर्ट ये, एक तरीका हो गया। एक और तरीका है इसके लिए, राइट हैंड पाम रूल, बहुत काम करता है वो, उसको समझते हैं। राइट हैंड पाम रूल, पाम का मतलब होता है हथेली। अब आपकी हथेली खुली दिखती है या बंद, उसको देखना है। ये करंट कैरिंग वायर है, फिर यहाँ पर थंब है आपका। अब इससे इस तरीके से आपकी अगर हथेली दिख रही है, ये हथेली दिख रही है। अब इसमें नेल्स दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये हथेली खुली है, ओपन है। तो इसका मतलब इस ओपन हथेली, जहाँ हथेली खुली होगी वहीं से ही आप मान लेंगे कि वहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यानी कि यहाँ से आउटवर्ड है। आउटवर्ड है, बाहर। ये सब डायरेक्शन इसलिए बनाई गई थी क्योंकि पेपर जो होता है वो 2D होता है, और 2D में 3D चीज़ दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरफ आउटवर्ड होगी। अगर मैं इस हाथ को बिल्कुल उल्टा कर दूं और इस तरफ मांगू आपसे, इस तरफ, तो भी क्या सब कुछ सेम रहेगा? नहीं। तो ये हाथ उल्टा हो जाएगा, नेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब हथेली पीछे, पाम पीछे, तो वो इनवर्ड होगी। बात को समझो, इनवर्ड। ठीक है, तो एक में आउटवर्ड, एक में इनवर्ड। इसका मतलब फिर वही वाली बात हो गई जो ऊपर लिखी हुई है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आउटवर्ड और राइट हैंड साइड पे इनवर्ड। अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, करंट नीचे जा रहा हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे इनवर्ड और राइट हैंड साइड पे आउटवर्ड। दोनों रूल समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से एक आता है, ये ले, ये एक करंट कैरिंग लूप है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे या ऐसे। तो यहाँ राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा जी, बिल्कुल। फिंगर्स थंब को बता रही है, और तो सॉरी, फिंगर्स करंट को बता रही है, और जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस वक्त इनवर्ट दिख रही है, आप रखोगे तो पता चल जाएगा। इसे राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हो, मैक्सवेल स्क्रू रूल। ठीक है, तो यहाँ पर थंब अंदर जा रहा है और दूसरे वाले केस में थंब बाहर जा रहा है। फिंगर कर्ल कहाँ कर रही है उसके हिसाब से पता चलेगा। इसे आप आई रूल भी बोल सकते हो, आई रूल। आई रूल क्या कहता है, अपना राइट हैंड लो और उसके थंब को अपनी आँख की तरफ करो। अगर आँख की तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, आँख से दूर जा रहा है टुवर्ड्स टुवर्ड्स आई पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और अवे फ्रॉम द आई पे क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है इसलिए अवे फ्रॉम द आई। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, टुवर्ड्स आई। है ये राइट हैंड थंब रूल ही। ठीक, तो ये कुछ डायरेक्शन के रूल्स भी हो गए हमारे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन बातों पे डिपेंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल पे, पाम रूल पे,
उनमें डायरेक्शन मांगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बायोट सवर्ट लॉ खत्म हो जाता है। कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं देख लेता हूँ एक बार एनसीईआरटी में। ठीक है, जो अगला टॉपिक आता है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।